हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे आपके सीनियर सेकेंडरी लेवल के चैप्टर 12 के बारे में, इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स। सबसे पहले हम जानेंगे कि इकोनॉमिक्स होता क्या है। इकोनॉमिक्स एक बहुत ही वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें हम प्रोडक्शन, कंजम्पशन, सेविंग्स, इन्वेस्टमेंट, महंगाई दर, रोजगार, बेरोजगारी, हमारी नेशनल इनकम, इंटरनेशनल ट्रेड, क्वालिटी ऑफ लाइफ, पॉलिसीज के बारे में बात करते हैं। इकोनॉमिक्स सिर्फ किसी भी नेशन के रिसोर्सेज को एलोकेट करने के बारे में ही नहीं, बल्कि उनकी प्रोडक्टिव कैपेसिटी को कैसे बढ़ाया जाए और उनके किन किन फैक्टर्स पे ध्यान दिया जाए के बारे में भी बताता है। जैसे कि ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट रॉबिन्स ने कहा था, इकोनॉमिक्स इज द साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर as a relationship between ants and scarce meat which have alternative use। सिंपल शब्दों में कहें, हमें चुनना होता है लिमिटेड रिसोर्सेज के बीच में से, और वो रिसोर्सेज कई तरह से इस्तेमाल किए जा सकते हैं। उदाहरण स्वरूप, आप कोई भी गुड्स खरीदोगे, आप ऐसे खरीदोगे कि आपको सबसे ज्यादा उसका मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिले। उसी प्रकार कोई फर्म है, वो जो कुछ भी उत्पादन करती है, उत्पादन में अपने आउटपुट बना रही है, वो चाहेगी कि मैक्सिमम प्रॉफिट्स उसको मिले। इसी को हम कहते हैं इकोनॉमिक्स। हम इकोनॉमिक्स में आगे बढ़ने से पहले हम जानेंगे पॉजिटिव एंड नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स के बारे में। पॉजिटिव इकोनॉमिक्स अर्थात वो इकोनॉमिक्स का भाग जिसमें हम फैक्ट्स और स्टैटिस्टिकल डेटा के बारे में बात करते हैं। जब हमारे पास इकोनॉमिक्स का कोई भी चीज बताने के लिए फैक्ट्स होंगे और तथ्य हमारे पास स्टैटिस्टिकल फिगर्स में होंगी, उसे हम कहते हैं पॉजिटिव इकोनॉमिक, अर्थात व्हाट इज। जबकि नॉर्मेटिव बात करता है व्हाट ऑट टू बी, अर्थात वैल्यू जजमेंट के बारे में, कि हम जब डिबेट करते हैं कि ये फिगर्स हैं तो इनका हमारे पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। उदाहरण स्वरूप, हम सब जानते हैं भारत की जनसंख्या 2011 के सेंसस के अनुसार 121 करोड़ के करीब है। ये हमारा डेटा है, स्टैटिस्टिकल डेटा, इसे हम कहेंगे पॉजिटिव इकोनॉमिक्स। लेकिन इस जनसंख्या की वजह से क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, हमें इस जनसंख्या को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, इन सब के बारे में जब हम बहस करते हैं उसे हम कहते हैं नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स। फिर हम पढ़ेंगे अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। आप लोगों ने सुना होगा, हम इकोनॉमिक्स में दो तरह की इकोनॉमिक्स के बारे में बात करते हैं, एक इंडिविजुअल लेवल पे या फिर स्मॉल ग्रुप के बारे में, एक बड़े लेवल पे बड़े ग्रुप के बारे में। जब हम इंडिविजुअल यूनिट या अप के बारे में बात करते हैं या फिर एक छोटे से ग्रुप के बारे में बात करते हैं, उसे हम कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो मीन्स स्मॉल। वैसे ही जब हम बड़े लेवल पे बात करते हैं, एग्रीगेट के बारे में बात करते हैं, इकट्ठा करके बात करते हैं, उसे हम कहते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो अर्थात लार्ज। सिंपल शब्दों में, जब हम छोटे किसी वस्तु या किसी इंडिविजुअल यूनिट के बारे में बात करेंगे उसे हम कहेंगे माइक्रो इकोनॉमिक्स, और वही चीज जब हम बड़े स्तर पे बात करेंगे उसे हम कहेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम एक एक करके दोनों को पढ़ते हैं और समझते हैं कि माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आता है। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपकी बात करता है स्मॉल ग्रुप के बारे में। इसमें हम बात करते हैं प्राइस थ्योरी की, कि किसी भी वस्तु का प्राइस कैसे डिटरमाइन किया जाएगा, कैसे निर्धारित किया जाएगा। इसमें हम बात करते हैं डिसीजन मेकिंग की, जो कि कोई एक इंडिविजुअल या फर्म या हाउस होल्ड लेगा। वो किसी भी चीज से रिलेटेड हो सकती है, चाहे वो आपकी प्रोडक्शन हो, कंजम्पशन हो, प्राइसेस को डिटरमाइन करना हो, आपकी वेज रेट हो, या कुछ भी हो। इसका एम होता है
एक ऐसा फ्रेमवर्क प्रोवाइड करना जिससे कि हम बिहेवियर पैटर्न्स को पढ़ सके और उन बिहेवियर पैटर्न्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है उसके बारे में जान सके। साथ ही साथ हम इसमें बात करते हैं एफिशिएंसी अचीव करने की। अब एफिशिएंसी का अर्थात होता है ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज अमंग द कंज्यूमर्स एंड प्रोड्यूसर, अर्थात मेरे पास जितने भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उन सब का मैं कैसे बेस्ट ऑफ बेस्ट यूटिलाइजेशन करूं कि मेरा जो यूटिलाइजेशन हो वो ऑप्टिमम लेवल पे हो, अर्थात ना तो ज्यादा डिमांड बचे और ना ही ज्यादा सप्लाई बचे। नीदर एक्सेस डिमांड इज देयर नॉर एक्सेस सप्लाई इज देयर। इसलिए हम इसमें आंसर करते हैं 3 सवालों के। पहला, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, दूसरा, हाउ टू प्रोड्यूस देम, एंड तीसरा, हाउ कैन दे बी डिस्ट्रीब्यूटेड। पहला सवाल हमारा क्या था, व्हाट गुड्स एंड सर्विसेज टू बी प्रोड्यूस, दूसरा हमारा आता है हाउ टू प्रोड्यूस देम, एंड तीसरा हमारा आता है हाउ दे कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द इकोनॉमी। ये सब चीजें जब हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। अब आगे बढ़ते हैं, हमारा दूसरी ब्रांच आती है मैक्रो इकोनॉमिक्स की। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं एग्रीगेट्स के बारे में। एग्रीगेट्स के बारे में, पूरी कंट्री के बारे में एज अ होल। इसमें हम बात करते हैं थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट के बारे में। यहाँ पे हम मेनली 4 कंपोनेंट्स को लेते हैं और उनके कॉम्बिनेशंस को देखते हैं। पहला हमारा आता है हाउस होल्ड्स, दूसरा हमारा आता है फार्म्स, तीसरा हमारी आती है गवर्नमेंट और चौथा हमारा आता है एक्सटर्नल सेक्टर। पहला क्या था, हाउस होल्ड, मेरे साथ बोलो, दूसरा फार्म्स, तीसरा गवर्नमेंट एंड चौथा एक्सटर्नल सेक्टर। इसमें हम बात करते हैं हमारी टैक्सेशन पॉलिसीज के बारे में, हमारी बजटरी पॉलिसीज के बारे में, हमारी पॉलिसीज ऑन मनी सप्लाई के बारे में, हमारे स्टेट के रोल के बारे में, हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट के बारे में, हमारी वेजेस के बारे में, एम्प्लॉयमेंट के बारे में, आउटपुट के बारे में और इत्यादि। हम जब इकोनॉमी को एज अ होल देखते हैं या फिर हम उसमें डिफरेंट स्मॉल पार्ट्स को कंबाइन करके देखते हैं तो हम उसे कहते हैं एग्रीगेट्स ऑफ अ कंट्री एज अ होल एंड इट इज अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स इमर्ज हुआ था फ्रॉम द बुक द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी इन 1936। ये लिखी थी ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जॉन माइनर्ड कीन्स ने। अब आगे बढ़ते हैं। अब सवाल उठता है, क्या माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है? क्या ये बिल्कुल ही म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है या इन दोनों में कोई लिंक है? मैं फिर से दोहराती हूँ, क्या आपको लगता है माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स एक दूसरे से रिलेटेड है या ये बिल्कुल ही इंडिपेंडेंट है? सही कहा बच्चों आपने, ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं। एक ब्रांच दूसरी ब्रांच को हेल्प करती है और दूसरी ब्रांच से पहली ब्रांच पे भी असर आता है। उदाहरण स्वरूप, सरकार ने आपके टैक्सेस बढ़ा दिए। अब टैक्सेस बढ़ाती है तो इंडिविजुअल्स की सेविंग्स कम हो गई। अब सेविंग्स कम हो गई, ये माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस है, लेकिन हमारी सेविंग्स कम होने से हमारे मैक्रो इकोनॉमिक पे फर्क पड़ेगा क्योंकि निवेश कम कर पाएंगे। जितनी सेविंग होगी उतने ही, जितनी कम सेविंग होगी उतने ही कम निवेश होगा। उस तरह से पहले मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी का इम्पैक्ट माइक्रो पे आया, माइक्रो में जब इम्पैक्ट आया तो उसका इम्पैक्ट हमारा फिर से मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी पे गया। एक और उदाहरण लेते हैं। हमें अपनी इकोनॉमी की परफॉर्मेंस को एनालाइज करना है कि वो कैसी चल रही है, क्या हो रहा है वहां पे, उन सब के बारे में।
अब उसके लिए हमें पहले इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ना पड़ेगा, फिर इंडिविजुअल यूनिट्स को पढ़ के हम इकट्ठा उन सबको पढ़ेंगे, उन सबके बीच रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश करेंगे और उस तरह से हम अपना मैक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस कर पाएंगे। तो हमने पढ़ा व्हाट इज इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा व्हाट इज नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स एंड पॉजिटिव इकोनॉमिक्स, हमने पढ़ा व्हाट इज माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब हम बच्चों एक छोटे से ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक के बाद आगे का हम कंटिन्यू करेंगे। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। शिक्षा पाना सरल यहाँ है, कहती यही जुबानी। संचार माध्यम लेकर आया ज्ञान की नई कहानी। मुक्त विद्यावाणी, मुक्त विद्यावाणी, ये है मुक्त विद्यावाणी। बच्चों, अभी हमने पढ़ा इकोनॉमिक्स क्या होता है, नॉर्मेटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, पॉजिटिव इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, और ये दोनों इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पे कैसे हैं। अब हम जानेंगे इन दोनों के बीच अंतर क्या है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन माइक्रो एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स। सबसे पहले जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो इंडिविजुअल लेवल पे होता है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो होता है एग्रीगेट लेवल पे। फिर हमारा आता है फील्ड ऑफ स्टडी का डिफरेंस। जब हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं, हम बात करते हैं ब्रॉडेस्ट लेवल की पॉलिसीज के बारे में, जो कि रिलेटेड होती हैं इनकम से, एम्प्लॉयमेंट से, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज से। जब हम माइक्रो इकोनॉमिक्स की बात करते हैं तब हम बात करते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में, जैसे कि प्राइस डिटर्मिनेशन। और हमारा अगला डिफरेंस आता है प्राइस एंड इनकम कॉन्सेप्ट्स के ऊपर। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं प्राइस डिटर्मिनेशन की, जबकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन की। इसी तरह जब हमारी मेथड ऑफ स्टडीज की हम बात करते हैं, उसमें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है वो पार्शियल इक्विलिब्रियम पे है और जो मैक्रो इकोनॉमिक्स है वो कासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस कहलाता है। और हमारा पांचवा डिफरेंस आता है एनालिटिकल फैक्टर्स के ऊपर। हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन की बात करते हैं, जबकि माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं हम बिहेवियर ऑफ इकोनॉमिक एग्रीगेट्स इन अ डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन। हमने 5 डिफरेंस करे, हम एक बार फिर से रिवाइज करते हैं उन्हें। पहला था स्केल ऑफ स्टडी से रिलेटेड, जिसमें हम बात कर रहे थे माइक्रो में इंडिविजुअल लेवल पे और मैक्रो में हम बात कर रहे थे एग्रीगेट लेवल पे। दूसरा हमारा डिफरेंस था फील्ड ऑफ स्टडी से रिलेटेड, जिसमें हमने मैक्रो में हम बात करते हैं ब्रॉडेस्ट लेवल ऑफ पॉलिसीज, जैसे कि इनकम, एम्प्लॉयमेंट, ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जबकि हम माइक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं ऑप्टिमम एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज की। तीसरा हमारा डिफरेंस आता है जो हमारा रिलेटेड होता है प्राइस एंड इनकम कॉन्सेप्ट से। माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम प्राइस डिटर्मिनेशन करते हैं और सही कहा आपने, मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम करते हैं इनकम डिटर्मिनेशन। मेथड्स ऑफ स्टडी में माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारा पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस पे होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स में कासी जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस होता है। एनालिटिकल फैक्टर्स में हम बात करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स में इकोनॉमिक वेरिएबल्स इन एन इक्विलिब्रियम पोजीशन, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम बात करते हैं इकोनॉमिक एग्रीगेट्स इन अ डिसइक्विलिब्रियम पोजीशन। अब हम चलते हैं कि इनकी महत्वता क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो वेरिएबल्स। हमें हर तरह की स्टडी में इनकी जरूरत पड़ती है, चाहे वो एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स हो, लेबर इकोनॉमिक्स हो, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स हो, कंज्यूमर इकोनॉमिक्स हो, कंपैरेटिव इकोनॉमिक्स हो, वेलफेयर इकोनॉमिक्स हो, रीजनल इकोनॉमिक्स हो, पब्लिक फाइनेंस हो, इन्फ्लेशन स्टडीज हो, डिफ्लेशन स्टडीज हो या कोई और स्टडी हो, उसमें हम सबको जरूरत पड़ती है माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स की।
आशा करती हूँ आपको माइक्रो और मैक्रो इकोनॉमिक्स समझ आया होगा, उनके बीच का डिफरेंस समझ आया होगा और वो कैसे एक दूसरे से रिलेटेड है आपको ये भी समझ आया होगा। अब हम चलते हैं आपके चैप्टर 13 की तरफ। चैप्टर 13 हमारा बात करता है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमी की, कि क्या क्या दिक्कतें हैं किसी भी इकोनॉमी में और उन दिक्कतों को में क्या क्या होता है। इसको शुरू करने से पहले हम सबसे पहले ये जानेंगे हमें अपने डिसीजंस लेने होते हैं लिमिटेड रिसोर्सेस के अंदर। हमारे पास सब कुछ अनलिमिटेड नहीं है, हमारे पास थोड़ा 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 गिवन है और उसको हमें बेस्ट यूटिलाइज करना होता है। तो हमारी 3 सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स आती हैं। पहली आती है अनलिमिटेड वांट्स, दूसरी आती है लिमिटेड रिसोर्सेस और तीसरी आती है ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। मेरे साथ बोलिए बच्चों। पहली है अनलिमिटेड वांट्स, अर्थात हमारी जो इच्छाएं हैं वो सीमित नहीं है, असीमित हैं। दूसरी है लिमिटेड रिसोर्सेस, अर्थात हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो भी सीमित हैं, वो हमारे पास असीमित नहीं है। और तीसरी, हम कैसे उन रिसोर्सेस को किन किन जगहों पे यूज कर सकते हैं। तो शुरुआत करेंगे अनलिमिटेड वांट से। अब कोई भी व्यक्ति अपने रिक्वायरमेंट्स को सेटिस्फाई करने के लिए सबसे पहले अपनी बेसिक नीड्स को सेटिस्फाई करेगा, जैसे कि खाना, पानी, कपड़े, घर, और फिर अपनी जरूरत की चीजों को सेटिस्फाई करना चाहेगा, जैसे कि गाड़ी, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन। क्या हमारी जो जरूरतें होती हैं कभी भी खत्म होती हैं? सही कहा बच्चों, कभी खत्म नहीं होती। एक जरूरत होती है, उसकी पूरी होते ही हमारी दूसरी जरूरत आ जाती है, दूसरी जरूरत होती है, उसकी पूरी होते ही तीसरी आ जाती है, और ये सिलसिला चलता रहता है। अब जैसे कि दिवाली आने वाली है, तो दिवाली पे आपको मन करेगा अपने लिए नए कपड़े ले लूं, अपने छोटे भाई बहन के लिए कोई गिफ्ट ले लूं, अपने माता पिता के लिए कोई सुंदर सा उपहार ले लूं, या घर के लिए कोई बर्तन ले लूं, पर्दे ले लूं। अब आपके पास इतनी सारी हमारी लिस्ट होगी कि हम अपने दोस्तों के लिए ये ले लें, अपने टीचर्स के लिए ये ले लें, दिवाली पे हम उनको ऐसे करें, वैसे करें, ऐसे घर को सजाएं। तो ये सब जो है हमारी अनलिमिटेड वांट्स में आती हैं, अर्थात कि मैं कुछ ना कुछ चाहती हूँ, कुछ ना कुछ मुझे चाहिए। अब हमारा दूसरा आता है लिमिटेड रिसोर्सेज। लिमिटेड रिसोर्सेज का मतलब, अब जैसे कि मैंने अभी दिवाली का उदाहरण दिया, उसी को आगे बढ़ाते हैं। क्या मेरे पास ये सब चीजें जो मुझे चाहिए, अपने लिए सामान, छोटे भाई बहनों के लिए सामान, माता पिता के लिए सामान, दोस्तों के लिए कुछ उपहार, घर के लिए कुछ सामान, क्या ये फ्री में आएगा? नहीं ना, इन सब के लिए आपको पैसे देने होंगे, इन सब की एक वैल्यू होगी, एक कॉस्ट होगी। अब उदाहरण स्वरूप आपके पास सिर्फ 500 रुपए हैं। अब 500 रुपए में क्या क्या खरीदोगे? आपको निर्णय करना होगा कि उदाहरण स्वरूप आपका जो आपको एक छोटे भाई को पेन देना था वो आएगा 50 रुपए का, आपको मम्मी के लिए एक तरह की चूड़ी, अच्छी तरह की आपको चूड़ी कंगन पसंद आए थे, वो आएंगे आपके 150 रुपए के, आपको आपके पापा के लिए एक बैग पसंद आया था वो आ रहा है 500 रुपए का, आपको आपके बड़े बहन के लिए एक चूड़ीदार शलवार कमीज पसंद आया था वो था 700 रुपए का, पर आपके पास से 500 रुपए है। आप कैसे कैसे क्या क्या पूरा करोगे? तो यही निर्धारित करने के लिए जो 500 रुपए है ये आपका रिसोर्स हुआ, वो आपके पास सीमित है। अब आपको निर्धारित करना होगा कि मैं कहाँ पे कितने रुपए खर्च करके क्या क्या लेकर आऊं। अब वैसे ही बच्चों, एक कोई जगह है, हमारी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन होते हैं लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योरशिप। अब कोई लैंड है, अब लैंड में आपको कितने में क्या क्या उगाओगे वो आपको निर्धारित करना होगा। उदाहरण स्वरूप आपके पास 1 एकड़ की जमीन है। अब 1 एकड़ की जमीन में आप गन्ने की फसल उगाओगे,
आप कोई हॉस्पिटल बनाओगे, आप कोई स्कूल बनाओगे, आप वहाँ पे चावल की खेती करोगे, या फिर आप वहाँ पे सेब के पेड़ लगाओगे, आप कुछ भी कर सकते हो। जब आपके पास एक ही चीज के कई तरह से इस्तेमाल करने के प्रयोग आ जाते हैं, उन्हें हम कहते हैं ऑल्टरनेटिव यूसेस ऑफ रिसोर्सेस। ये हमारी तीसरी दिक्कत होती है। पहली क्या थी? अनलिमिटेड वांट्स, दूसरी थी लिमिटेड रिसोर्सेज, और तीसरी है ऑल्टरनेटिव यूसेस ऑफ रिसोर्सेज, कि कैसे मैं अपने रिसोर्सेज को इस्तेमाल करूं और कहाँ पे इस्तेमाल करूं। बच्चों, चाहे इकोनॉमिक गरीब हो या अमीर हो, चाहे कोई देश डेवलप्ड हो या डेवलपिंग हो, वहाँ पे ये 3 सवाल हमेशा रहते हैं, और इन 3 सवालों को ढूंढना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है। अब हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद हम कंटिन्यू करेंगे अपने आगे के टॉपिक्स को। बच्चों, आपका फिर से स्वागत है। अभी हमने पढ़ा सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक के बारे में, जिसमें हमने 3 प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी: अनलिमिटेड वांट्स, लिमिटेड रिसोर्सेज एंड अल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट जो निकल के आता है वो आता है स्कार्सिटी ऑफ रिसोर्सेज एंड चॉइस के बारे में। अगर हमारे पास स्कार्सिटी ही ना हो किसी चीज की, फिर तो चुनने में कोई दिक्कत ही नहीं है, हर कोई हर चीज ले लेगा। लेकिन देयर इज अ स्कार्सिटी, उसी वजह से हमारे पास चॉइस का दिक्कत आता है। अब हम चलते हैं सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमिक के बारे में। हमारी 3 प्रॉब्लम्स होती हैं। सबसे पहली आती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, क्या बनाए और कितना बनाए। दूसरी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। और तीसरी आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किसके लिए बनाए। मैं दोहराती हूँ, पहली आती है व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज, क्या बनाए और कितना बनाए। दूसरी आती है हाउ टू प्रोड्यूस, कैसे बनाए। और तीसरी आती है फॉर होम टू प्रोड्यूस, अर्थात किनके लिए बनाए। इसमें हम बात करते हैं द प्रॉब्लम ऑफ एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज के बारे में। बच्चों, हमारा व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज का मतलब होता है कि आप हो, एक कोई मिस्टर ए है, उनके पास एक जमीन का टुकड़ा है। अब उस जमीन के टुकड़े पे उनके पास 2 चॉइसेस हैं, वो क्या उगाएं। या तो वो गन्ने की खेती कर सकते हैं या फिर वो चावल की खेती कर सकते हैं। अब ये आया कि व्हाट टू प्रोड्यूस, उन दोनों में से क्या चुने। अब खेती करने से पहले उनको ये चुनना होगा कि उनके पास जो जमीन का टुकड़ा है उस पे उन्हें खेती करनी है या उन्हें कुछ और वहां पे पेड़ लगाने हैं, फलों के बेल लगानी है किसी चीज की, या कुछ और करना है। तो व्हाट टू के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि उन्हें गन्ने की खेती करनी है और उन्हें खेती करनी है चावल की। फिर उन्होंने डिसाइड करना होगा कितनी, या तो वो सिर्फ उस पे 50 क्विंटल का गन्ना उगा सकते हैं, या 50 क्विंटल के चावल उगा सकते हैं, या 25-25 उगा सकते हैं, या 20 और 30 उगा सकते हैं, या 10 और 40 उगा सकते हैं। जब हम इस बारे में बात करते हैं तब हम बात कर रहे हैं व्हाट क्वांटिटीज के बारे में, कि क्या बनाए और कितना बनाए। अब उदाहरण स्वरूप अब एक इकोनॉमी के लेवल पे देखते हैं। इकोनॉमी के लेवल पे उन्हें कंज्यूमर गुड्स भी बनाने हैं, उन्हें प्रोड्यूसर के गुड्स भी बनाने हैं, उन्हें लग्जरी गुड्स भी बनाने हैं, उन्हें डिफेंस गुड्स भी बनाने हैं, अब और कई तरह के और गुड्स भी बनाने हैं। तो कितना पैसा कहाँ पे लगाएं और किन किन चीजों के लिए लगाएं, इसमें हम बात कर रहे हैं व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज के बारे में। फिर हमारा आता है हाउ टू प्रोड्यूस, उनको कैसे बनाए। उसके लिए हमारे पास आते हैं 2 तरीके। पहला आता है लेबर इंटेंसिव, दूसरा आता है
कैपिटल इंटेंसिव। लेबर इंटेंसिव का अर्थ होता है जब हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा लेबर का यूज करते हैं कैपिटल के कंपैरिजन में, तब हम बोलते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। वैसे ही जब हम अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में ज्यादा कैपिटल का प्रयोग करते हैं इन कंपैरिजन टू लेबर, तो उसे हम कहते हैं लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स। हाउ टू प्रोड्यूस में बच्चों हमें लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स एंड कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स के साथ साथ टाइम कॉस्ट के बारे में भी देखना होगा कि हमारा खर्चा कम से कम रहे। फिर हमारा तीसरा सवाल आता है फॉर होम टू प्रोड्यूस, किन के लिए बनाए। अब क्योंकि जो बनाएंगे उसको जब हम बेचेंगे तभी हमारी जो लेबर है उसको हम पैसे दे पाएंगे, हमारी जो कैपिटल यूज की है हमने वो निकाल पाएंगे, हमारे जो भी खर्चे हैं और मुनाफा है हम उसी पे डिपेंड करेगा। इसलिए किन के लिए बनाना भी उतना ही जरूरी है कि कैसे बनाना है और कितना बनाना है और क्या बनाना है। तो अभी हमने पढ़ी 3 सेंट्रल प्रॉब्लम। पहला आई थी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस, दूसरी आई थी हाउ टू प्रोड्यूस एंड तीसरी आई थी हमारी, सही कहा आपने, फॉर होम टू प्रोड्यूस। हमारी प्रॉब्लम अराइज होती हैं 3 वजह से। पहली अनलिमिटेड वांट्स, दूसरी लिमिटेड रिसोर्सेस एंड तीसरी ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेस। हमारी 3 प्रॉब्लम क्या थी, व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हाट क्वांटिटी, दूसरी हाउ टू प्रोड्यूस एंड तीसरी फॉर होम टू प्रोड्यूस। ये तो हमारी है बेसिक प्रॉब्लम। इसके साथ साथ हमारी प्रॉब्लम आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज की भी, जिसमें हमारे को अपने रिसोर्सेज क्योंकि कम है, वो उनकी स्कार्सिटी है, उनको बेस्ट वे में यूटिलाइज करना है कि उनका वेस्टेज ना हो और साथ ही साथ वो आइडल भी ना पड़े रहे। अगर वो आइडल पड़े रहेंगे, अनयूटिलाइज्ड रहेंगे, तब भी हमारा ही नुकसान है। लेकिन अगर वो ढंग से इस्तेमाल नहीं हो पा रहे तो भी हमारा ही नुकसान है। ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के लिए हमारे पास 2 तरीके होते हैं। पहला, हमारे पास जो रिसोर्सेज हैं उनको हम यूटिलाइज करें और दूसरा, उनको हम एफिशिएंटली यूटिलाइज करें। दूसरी चीज हमारी जो प्रॉब्लम आती है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज के साथ ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। अब वांट्स तो अनलिमिटेड है, अब उन वांट्स को सेटिस्फाई भी करना है, तो हमारा एक तरीका होता है कि हम अपने रिसोर्सेज को बढ़ाएं। रिसोर्सेज को बढ़ाने के लिए हमारे पास 2 तरीके आते हैं। पहला आता है क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द रिसोर्सेज, दूसरा आता है क्वालिटेटिव चेंजेस। क्वांटिटेटिव चेंजेस का मतलब है अपने रिसोर्सेज को बढ़ा लें, कुछ ऐसे नए तरीके ढूंढें जिससे हमारे रिसोर्सेज बढ़ सके। दूसरा आता है क्वालिटेटिव चेंजेस, ये हम बेटर ट्रेनिंग के थ्रू, बेटर स्किल डेवलपमेंट के थ्रू हम प्रोवाइड कर सकते हैं। एक बच्चों हमारा कॉन्सेप्ट आता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का। ये कुछ नहीं होता, ये सिर्फ एक ग्राफिकल मीडियम होता है जिसके थ्रू हम अपनी सेंट्रल प्रॉब्लम व्हाट टू प्रोड्यूस को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये कुछ एजम्पशंस के अंदर काम करता है, जैसे कि हमारे जो रिसोर्सेस हैं वो फिक्स्ड हैं, टेक्नोलॉजी जो है वो अनचेंज है, जो हमारे रिसोर्सेज है वो फुल्ली एम्प्लॉयड है और एफिशिएंटली एम्प्लॉयड है। आशा करती हूँ बच्चों आज आपको दोनों चैप्टर 12 और चैप्टर 13 समझ आए होंगे। उनमें जैसे कि हमने बात करी इकोनॉमिक्स के बारे में, इकोनॉमिक्स में हमने बात करी सबसे पहले कि इकोनॉमिक्स क्या होता है, उसकी फिर हमने नॉर्मेटिव और पॉजिटिव इकोनॉमिक्स के बारे में समझा। पॉजिटिव क्या था, जिसमें हम डेटा और स्टैटिस्टिकल फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। हमारा नॉर्मेटिव क्या था, जब हम डिबेट और हमारे उसके ऊपर क्या क्या उसके बारे में हो सकता है के बारे में बात करते हैं, व्हाट इज एंड व्हाट ऑट टू बी के बारे में। फिर हमने समझा माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बात करता है इंडिविजुअल यूनिट के बारे में और मैक्रो इकोनॉमिक्स हमारी बात करता है एग्रीगेट लेवल के बारे में। फिर हमने समझा कि कैसे ये दोनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और कैसे दोनों एक दूसरे से अलग हैं। फिर हमने समझा
कि इनकी इम्पोर्टेंस क्या है। इसके बाद हम चले थे अपनी प्रॉब्लम्स की ओर, सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ एन इकोनॉमिक की ओर, जिसमें हमने समझा कि प्रॉब्लम्स क्यों राइज होती हैं। 3 वजह से, पहला अनलिमिटेड वांट्स, दूसरी लिमिटेड रिसोर्सेज, तीसरी ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ रिसोर्सेज की वजह से। फिर हमने अपनी बेसिक्स प्रॉब्लम्स के बारे में बात करी, जो थी व्हाट टू प्रोड्यूस एंड इन व्हाट क्वांटिटीज टू प्रोड्यूस, दूसरी थी हाउ टू प्रोड्यूस और तीसरी थी फॉर हुम टू प्रोड्यूस। इसके साथ साथ हमने बात करी 2 और दिक्कतों के बारे में, जो थी ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, जिसमें हमने बात करी थी और रिसोर्सेज मस्ट बी यूटिलाइज एंड एफिशिएंटली यूटिलाइज। दूसरी हमारी थी ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज, जिनको हम बढ़ा सकते हैं ईदर थ्रू क्वांटिटेटिव चेंजेस इन द रिसोर्सेज और ईदर थ्रू क्वालिटेटिव चेंजेस इन द रिसोर्सेज। एक हमने छोटा सा कॉन्सेप्ट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का समझा। बच्चों, आशा करती हूँ आज का लेसन आपको चैप्टर 12 और चैप्टर 13 समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है या आपको कुछ क्लियर नहीं है, आप हमें मेल कर सकते हैं हमारे मेल ID nioscr@nios.ac.in पे।